नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। देश के अलग अलग राज्यों में कट्टरपंथ का घिनौना चेहरा बार बार सामने आता रहा है। भारत की हिंदू और मुस्लिम एकता में सांप्रदायिकता का रंग घोलने के लिए गौमांस का सहारा लिया जाता है। कुछ असामाजिक तत्व हिंदू मंदिरों के सामने गौमांस या फिर बीफ फेंक देते हैं और देखते ही देखते सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठती है। समाज में नफरत का जहर घोलने का मंसूबा रखने वालों का सबसे बड़ा हथियार है गौमांस। यूपी और एमपी तो छोड़िए, गौमांस वाला नफरती कट्टरपंथ अब पूर्वोत्तर राज्य असम तक भी जा पहुंचा है। असम के धुबरी जिले में बकरीद के दिन ऐसा ही हुआ था, जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने हनुमान मंदिर के बाहर गाय का कटा हुआ सर फेंक दिया। हिंदुओं ने जैसे ही गौमांस को देखा, उनकी धार्मिक भावनाएं बुरी तरह आहत हुई और देखते ही देखते पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव बढ़ता चला गया। इस घटना के बाद से असम में कट्टरपंथ पर सियासत अब गर्माती जा रही है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य में पनप रहे कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। सीएम ने धुबरी के हनुमान मंदिर का दौरा करने के बाद से सख्त आदेश जारी किए थे। उन्होंने अराजक तत्वों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए। तो वहीं अब सीएम हिमंता ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसको लेकर पूरे देश की सियासत में इस वक्त संग्राम छिड़ा हुआ है। सीएम ने कट्टरपंथ का बदला कट्टरपंथ से लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने हिंदुओं को सुझाव दिया कि अगर कोई आपके मंदिरों पर गोमांस फेंकता है तो बदले में आपको भी पोर्क फेंकना चाहिए। इस तरह कट्टरपंथ की जहरीली सोच का जवाब होगा। अब जहर से ही क्या इस कट्टरपंथी सोच को जवाब दिया जाएगा। सीएम हिमंता के इस बयान ने अब ढेर सारे विवादों और सवालों को और ज्यादा तूल दे दिया है, जन्म दे दिया है। साथ ही यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हिंसा के बदले हिंसा को कैसे जायज ठहराया गया है। और सवाल यह भी कि क्या अब असम में बीफ का जवाब पोर्क से दिया जाएगा। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आज हम इस खास कार्यक्रम में आपके साथ कुछ मेहमानों को भी जोड़ेंगे और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी सोच, उनकी राय इन तमाम विचारधाराओं को लेकर के क्या कहती है। लेकिन जिस तरह की राजनीति इसको लेकर हो रही है, इस पर सवाल खड़े होने लाजमी है। ধুবুৰীৰ ঘটনাখিনিক আমি সিৰিয়াছলি লৈছো। মই অলপ আগতে আপোনালোকক সাৰ্কিট হাউছত কৈ আহিছো যে ইয়াত ৰেপিড একশ্যন ফৰ্চৰ পৰা CRPF আমি ডিপ্লয় কৰিম, আমাৰ অসম পুলিচো থাকিব, শুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ থাকিব। গতিকে ধুবুৰীৰ ঘটনাখিনিক আমি সিৰিয়াছলি লৈছো। মই অলপ আগতে আপোনালোকক সাৰ্কিট হাউছত কৈ আহিছো যে ইয়াত ৰেপিড একশ্যন ফৰ্চৰ পৰা CRPF আমি ডিপ্লয় কৰিম, আমাৰ অসম পুলিচো থাকিব। এবাৰ এতিয়া মই কৈছো এইটো হ'ব নোৱাৰে। কোনোবা এজন দুজন মানুহে, সাধাৰণ হিন্দু মানুহ ভাল, সাধাৰণ মুছলমান মানুহ ভাল, এটা দুটা চক্ৰই গোটেই পৰিৱেশটো বেয়া কৰিব। আৰু এইটো আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত ইয়াক মানি লোৱা নহ'ব। বেলেগ কথা বেলেগ আছিল। আমি এতিয়া মই হনুমান মন্দিৰতো যাম চাবৰ কাৰণে, আৰু য'ত গৰুৰ মাথা আহিছিলে, আৰু এনেকুৱা কাম নহ'ব। লাগিলে অহাবাৰ গোটেই ৰাতি মই হনুমান মন্দিৰত নিজে বহিম। কোনো কাৰণতে আমি ধুবুৰী ঘাটৰ বাহিৰত যাব নিদিওঁ। আৰু আজিৰ পৰাই আপোনালোকে দেখিব, আজি ৰাতি কোনোবা ওলাবতো গুলি খাব। মোৰতো ৰিকমেণ্ডেশ্যনে হয় যে কোনোবাই যদি গৰু মাংস থৈ আহে, আপোনালোকে গাহৰি মাংস থৈ আহে, বৰাবৰ হৈ যাব। যদি হিন্দুৱে মাংস থবই লাগে, আমি কাটি পেলাই গাহৰি মাংস থৈ আহিম। আমি গৰুৰ মাংস কিয় থম আপোনালোকে কওকচোন। মোৰতো ৰিকমেণ্ডেশ্যনে হয় যে কোনোবাই যদি গৰু মাংস থৈ আহে, আপোনালোকে গাহৰি মাংস থৈ আহে, বৰাবৰ হৈ যাব। যদি হিন্দুৱে মাংস থবই লাগে, আমি কাটি পেলাই গাহৰি মাংস থৈ আহিম। আমি গৰুৰ মাংস কিয় থম আপোনালোকে কওকচোন। মোৰতো ৰিকমেণ্ডেশ্যনে হয় যে কোনোবাই যদি গৰু মাংস থৈ আহে, আপোনালোকে গাহৰি মাংস থৈ আহে, বৰাবৰ হৈ যাব। যদি হিন্দুৱে মাংস থবই লাগে, আমি কাটি পেলাই গাহৰি মাংস থৈ আহিম। আমি গৰুৰ মাংস কিয় থম আপোনালোকে কওকচোন। মোৰতো ৰিকমেণ্ডেশ্যনে হয় যে কোনোবাই যদি গৰু মাংস থৈ আহে, আপোনালোকে গাহৰি মাংস থৈ আহে।
तो इन बयानों को तो सुन लिया आपने। अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तारुफ करवा देती हूँ मैं आपका, कंचन गिरी जी हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका कंचन गिरी जी। और फाजिल अहमद जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है फाजिल जी। तो सबसे पहले मैं कंचन गिरी जी आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप कंचन गिरी जी के पास हम जाएंगे बहुत जल्द, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त फाजिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले फाजिल जी का रुख कर लेते हैं। फाजिल जी, जिस तरीके से इस वक्त हम देख रहे हैं कि क्या स्थिति इस वक्त भारत में बनी हुई है, क्योंकि एक और जहां कुछ ऐसे राजनीतिक तौर पर कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो कहती हैं कि जानबूझकर ऐसे मुद्दों को जन्म दिया जाता है, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो कहती है कि सिर्फ और सिर्फ एक धर्म को टारगेट किया जाता है। इस पर सबसे पहले प्रतिक्रिया जाननी चाहूंगी मैं आपकी। देखिए, आप हेमंत बिस्वा शर्मा की बात कर रही, जो आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया जी। हेमंत बिस्वा शर्मा अलगाववादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। उनका उल्फा से काफी नजदीक का संबंध रहा है। हाँ। और दो कोटा जैसे कानून में केसेस भी हुए उनके ऊपर। वो एक वैचारिक रूप से अलगाववादी कट्टरपंथी विचारधारा के व्यक्ति। वो आसाम में 25% आबादी टीबी और तमाम कैंसर जैसी बीमारी, जो चाय की पत्ती पर जब उस पर पेस्टिसाइड डाला जाता है, वो इतना खतरनाक होता है कि वहां की औसत उम्र जो है 40 से 50 साल है। आसाम के व्यक्ति की पर औसत उम्र 40 से 50 साल में लोग मर जाते हैं किसी न किसी गंभीर बीमारी को लेकर। तो आसाम में जो विकास तो हुआ नहीं, और विकास होने की कोई उम्मीद नहीं है। ये हर चीज पर फेल है पूरी तरह से। आसाम की लैंड या आसाम का डेवलपमेंट, इतना रिच स्टेट होने के बावजूद जहाँ की चाय पूरी दुनिया में जाती है, उस चाय बागान का मजदूर 40 से 50 साल जिंदगी, कुछ तो 30 साल में ही मर जाते हैं। और बहुत बड़ी संख्या है। लेबर लॉज वहां नहीं लागू होते, लेबर एक्ट जैसे सरकार बिल्कुल फेल है इन सब चीजों में। अब वो मांस और पोर्क और इन सब चीजों को उलझे पड़े। आप तो किसी को मांस लाते देख मुद्दों से भटकाने के लिए राजनीति हो रही है। नहीं, हम आ गए। आप किसी को मांस लाते देख के गोली मार दीजिएगा कि पहले जांच कीजिएगा कि वो मांस किस चीज का है। सीधे गोली मारने का आदेश कहाँ हमारा संविधान किसी को देता है? हम लोग तो कसाब को भी नहीं गोली मारे, पूरा लीगल प्रक्रिया करने के बाद भी उसको फांसी दी गई। हम भारत है ना, हम संविधान से चलते हैं। हम लोग किसी को भी जब तक ये ना जान ले कि जो मांस लेके जा रहा है वो गौ मांस है या भैंस का मांस है या क्या है या बकरे का मांस है, जब तक आप नहीं तय कर पाएंगे तब तक कैसे गोली मार देंगे उसको? नहीं तो वो तो और ये कह रहे हैं कि अगर संविधान में कहाँ लिखा है कि बाहर किसी को देखा जाता है तो उसे शूट एंड साइट कर देना चाहिए? किसको देखा जाता है? अगर किसी भी व्यक्ति को गौमांस लेकर जाते हुए या मंदिर के बाहर मांस का टुकड़ा फेंकते हुए किसी को देखा जाता है तो शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया जाना चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं। नहीं, कैसे तय होगा कि मांस किस चीज का है? नहीं, अब मैं आपसे फाजिल जी, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या आप इसे सही ठहरा रहे हैं? मंदिरों के बाहर जिस तरह मांस के टुकड़े फेंके जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी जानवर का क्यों ना हो, क्या ये उचित है आपके अनुसार? हम ये कह रहे हैं किसी को शूट एंड साइट का ऑर्डर जो है हमारे देश का संविधान में नहीं है। उसको जब तक तहकीकात न कर ले। अभी संभल के अंदर किसी ने सुअर का मांस फेंका और मुसलमान नहीं फेंका, किसी के पैसे देने पर फेंका, पैसा किसी ने दिया उसको और उसने ये काम कर दिया, तो उसको कहां शूट एंड साइट कर दिया जाएगा? अब ये सवाल ये है कि जिसने फेंकवाया, कानून की नजर में तो वो भी दोषी है ना, किसी फेंकने वाला दोषी थोड़े है। जिसने कानून की नजर में जो कृत्य करवाता है वो करने वाले से ज्यादा बड़ा अपराधी है। कानून LLB में ये पढ़ाया जाता है, नेचर ऑफ लॉ होता है कि अपराध करने वाले से ज्यादा अपराध को कराने वाला दोषी है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां जुडिशरी है, जहां एक लॉ है, एक हम मतलब संवैधानिक देश में है। नहीं तो सर पहले जो आपने कहा था, सर मैं सुन रही हूं आपको, लेकिन आपने जो पहले कहा था ये तय कैसे होगा कि मांस किस चीज का है, तो मैं आपसे इस बारे में भी जानना चाहूंगी कि आपने इस बात को तो कोट कर दिया, लेकिन मैंने जब सवाल पूछा तो उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि क्या किसी भी मंदिर के बाहर या किसी भी मस्जिद के बाहर ही अगर कोई भी इस तरीके का कुकृत्य कर देता है, मांस के टुकड़े फेंक देता है, क्या ये उचित ठहराएंगे आप इसे? देखिए, आप समाज में नहीं रहती हैं, आप स्टूडियो में रहती हैं।
पुलिस को अगर इस तरह का अधिकार दिया जाएगा ना, तो किसी भी अपने दुश्मन को मार के बोलेगा। सर आप मुझे ठहरा रहे हैं नहीं, आपने तो मुझे कह दिया कि मैं स्टूडियो में रहती हूँ, मैं अपने घर तो जाती नहीं हूँ, मैंने समाज के बीच में रहना छोड़ दिया है। तो आप बता दीजिए, आप तो समाज के बीच में रह रहे हैं, आप बता दीजिए आपके अनुसार उचित है या गलत है? सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, 300 फेक इनकाउंटर आसाम में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आसाम सरकार को नोटिस दिया है। सर सीधा सा सवाल, आपके अनुसार ये सही है या गलत है? सर सही है या गलत है? सर सही है या गलत है? पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। किसका? पहले इसी सवाल का जवाब दीजिए। सीधे गोली मारने का कोई तरीका ठीक नहीं है। सर उस बात पे मैं जाऊंगी, मांस का टुकड़ा क्या मंदिर के बाहर फेंकना सही है या गलत है आपके अनुसार? नहीं, गलत है तो जो संविधान में हमारे जो संविधान में प्रोविजन है, उसी संविधान के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। गोली मारने के लिए अगर छूट दे दीजिएगा ना, तो किसी भी शरीफ आदमी को लोग गोली मार के पुलिस वाले कहेंगे कि मांस का टुकड़ा फेंक रहा था। यहाँ दिक्कत है। बस आप जानते हैं नारकोटिक्स में कितने फर्जी एफआईआर होते हैं? आपको मालूम है कि आर्म्स एक्ट में कितने फर्जी एफआईआर होते हैं? 1 लाख मुकदमा लिखा जाता है जिसमें 1000 को भी सजा नहीं होती है। यदि 1 लाख में 1000 को भी सजा नहीं हो रही है, इसका मतलब कि लाखों लोगों को आपने बेगुनाह फंसा करके उनको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवाया। ये हम कह रहे हैं कि हम रूल ऑफ लॉ का देश है, हम इजराइल नहीं है, हम भारत हैं। ठीक है, हम एक रूल ऑफ लॉ पर, मुख्यमंत्री को भी रूल ऑफ लॉ से चलना है, पुलिस को भी रूल ऑफ लॉ से चलना है। पुलिस को अधिकार नहीं है काउंटर करने का, किसी को इनकाउंटर करने का पुलिस के पास अधिकार नहीं है। के लिए किसी के पास राइट नहीं है, लेकिन अगर किसी को कोई ऐसी भाषा समझ में आती है, सर ये तो बहुत पुरानी कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। लेकिन सर मैं इसके इस बारे में भी आपके पास कंचन गिरी जी भी जुड़ चुकी है। आप सुनिए एक मिनट, आपसे हम लोग काफी सीनियर हैं, थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि आप हर बात को हमारे गलत साबित कर दीजिएगा, ऐसा मत कीजिए। थोड़ा सीखना चाहिए, हम लोग भी सीखे हैं और आज भी सीखते हैं। और कंचन बहन बैठी है, पूछिए हम इनसे कितना सीखते हैं। लगातार हम लोग डिबेट करते हैं, हम लोग के हाथ होती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, कानून जब आपकी बारी आती है तो लोगों को कानून समझाने लगते हैं। जो एक एंकर स्टूडियो में बैठता है ना या बैठती है, उनको बहुत बड़ा तजुर्बा होता है, वो दिन रात कानून के बारे में जानती है, तभी वो एंकरिंग कर पाती है, तभी वो समझ पाती हैं। आप उनको भी आप सिखाने और पढ़ाने लगे हैं। मेरा थोड़ा अनुभव थोड़ा आपसे अलग हो सकता है, पड़ी हुई है, अनुभव आपसे अलग हो सकता है। देखिए हम बाबा नहीं, हम राजनीतिक हैं। जब आपकी बारी आती है तो कानून गिनाने लगते हैं। ये कहाँ का न्याय हुआ, ये बताइए ना। आपके लोग जब गलत काम करते हैं तो आप संविधान तो आप देखिए गलत काम करने वाले को मैं आपके पास बस 2 मिनट में लौट रही हूँ। फाजिल जी, आपने कानून का हवाला दिया, आपने संविधान का हवाला दिया। संविधान के हवाले से मैं आपसे अब ये भी जानना चाह रही हूँ, आपने कहा एनकाउंटर गलत है। कंचन जी 2 मिनट का वक्त दीजिएगा बस। कंचन जी 2 मिनट का समय दीजिए। आप आपके पास लौट रही हूँ, आपके लिए मैं 2 मिनट में आपके पास लौट रही हूँ। फाजिल जी, आपने कानून और संविधान का हवाला दिया है, जरा मुझे यह बताइए कि जब ब्लास्फेमी का मामला सामने आता है, प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ किसी प्रकार की बयानबाजियां कर दी जाती है, तो क्या किसी की निर्मम हत्या करना आप उसे उचित ठहराएंगे? नुपुर शर्मा के खिलाफ जिस तरीके से मोर्चा छेड़ दिया गया था, वो क्या पूरी तरीके से उचित था? इसके अलावा मैं सवाल कन्हैया लाल को भी लेकर के सवाल पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से गला रेत करके हत्या की थी, क्या वो सही था? मतलब आप कैसे इस नतीजे पर पहुंची कि कन्हैया की हत्या मुसलमान ने की? कैसे आपको मालूम हुआ? सर पैसे लेकर के घिनौना काम तो कर लेंगे, लेकिन उसे गलत नहीं ठहराएंगे। आप मेरी सुनिए, आप उस केस में गवाह हैं। जिसने जो फंसा था उसको कोर्ट ने जमानत दे दिया, अब अदालत से तो ऊपर अब है नहीं। और शंभू रैगर जो है अभी भी जेल में सजा काट रहा है, जिसने एक मुसलमान की हत्या की थी, चाकू से काट के और वीडियो बनाया था। शंभू रैगर याद है, जयपुर का शंभू रैगर? बिल्कुल याद है उसने सर। वीडियो बना के बाकायदा एक 80 साल के बुजुर्ग की हत्या करके वीडियो बनाया था, वो अभी जेल में है। और कन्हैया का हत्यारा बाहर है। जब कोर्ट ने उसको नहीं माना कि वो उसका कोई सर, उस स्टेटमेंट को लेकर भी खूब कीकरी हुई थी कोर्ट की भी, आपको याद होगा वो मामला भी। और रही बात ये, सर आप अगर सुन लीजिए, सर कोर्ट के ऊपर कोई नहीं आता है, कोर्ट के ऊपर कोई नहीं आता है। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, उन्होंने भी खुले तौर पर ये कहा था कि गुलाम नबी की सजा सर तन से जुदा। सर इस तरीके के नारे क्या आप इसे सही ठहराएंगे? राजस्थान में किसकी सरकार है? एक मिनट,
आप ऐसे नारों को सही ठहराते हैं क्या? एक मिनट, राजस्थान में सरकार किसकी है? सर मैं अभी आपसे भी यही सवाल पूछ रही हूँ कि क्या आप ऐसे स्टेटमेंट्स को सही ठहराते हैं? अब मेरी बात सुनिए। हेलो, आप ये बताइए ना, तन सर से जुदा का नारा लगाते हैं हम ना, बता रहे हैं आपको, रुकिए। मस्जिद से लोग निकल, रुकिए, हम बता रहे हैं संविधान हम बता रहे हैं। ठीक है कंचन जी, जवाब दे रहे हैं फाजिल जी, उनको सुन लीजिए एक बार। कि आप हिंदुस्तान में रहे हो। अब सुन लीजिए सुरभि जी, अदालत ने कन्हैया के हत्यारों को जमानत ये कह के दे दिया कि प्राइमा फेसी में इनका कोई रोल नजर नहीं आ रहा है, कोई सबूत नहीं पुलिस पेश कर पाई, ये कह के जमानत दे दिया। तो राजस्थान सरकार को हाई कोर्ट में उस ऑर्डर के खिलाफ चैलेंज करना चाहिए था ना। जमानत देने के जो ऑर्डर हुआ उसके खिलाफ राजस्थान में तो बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार ने हाई कोर्ट में जाकर के क्यों नहीं कन्हैया के हत्यारों को वापस जेल में डलवाया? अगर सरकार नहीं कर रही है इसका मतलब कि ये प्लांटेड स्टोरी है, ये चुनाव के लिए ऐसा कन्हैया की हत्या कराई गई थी और बीजेपी के लोगों ने कराया। ये बात इसका मतलब निकलता है कि लोग उसकी जमानत नहीं कराएंगे। और सुन लीजिए, हाई कोर्ट में उस जमानत की अपील भी नहीं की है। सबूत है, सबूत है आपके पास। अरे सबूत यहाँ नहीं चलता, सबूत कोर्ट में दिखाइए। नहीं सुनिए सुरभि जी, सुनिए जी, अभी केंद्र सरकार की संस्था जांच कर रही है उसकी। देखा था कि उसका उसमें मुसलमान था। मैं आपसे पूछती हूँ कि बीजेपी सरकार उसमें इन्वॉल्व थी? आप बताइए जरा, आप आइटनेस हैं? ऐसे किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं आप। हाँ, ऐसे एलिगेशन लगाना तो अभी पकड़ा गया था ना कन्हैया के हत्यार। अब आप सुनिए कंचन जी, सुनिए, आई विटनेस है कि हम बता रहे हैं आपको, आप अगर सुनेंगे तो हम बताएंगे। कन्हैया के हत्यारा जो पकड़ा गया था ना, वो बीजेपी का एक्टिव कार्यकर्ता है, वो बीजेपी का कार्यकर्ता निकला और सारे लोगों के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो है उसकी। वो सक्रिय कार्यकर्ता है भाजपा का। वो जो कन्हैया का हत्यारा पकड़ा गया था वो सक्रिय कार्यकर्ता है भाजपा का। उसका बाकायदा सोशल मीडिया से फोटो शेयर हुई थी। ठीक है, बीजेपी का बंदा निकला, ऐसे हवा में ठीक है, बातें करना नहीं एक मिनट, ठीक है, आपने कहा कन्हैया लाल को कोर्ट से जमानत दे दी गई। सर मैं आपसे मैं ये पूछ सकती हूँ कि क्या आपने वो कोर्ट केस के बारे में और ज्यादा रिपोर्ट्स जुटाने के प्रयास किए थे? आपने उस कोर्ट के ओर से जो आदेश जारी किया गया था जमानत को लेकर, क्या वो आदेश आपने देखे थे? उसकी कॉपी देखी थी आपने? सबने देखा है, हमने भी देखा है। सर आपने कॉपी देखी है? बेसी अदालत ने ये माना है। सर तो फिर तो आपको ये भी पता होना चाहिए, सर फिर तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये खबर भी फेक साबित कर दी गई थी, ये खबर भी फेक साबित कर दी गई थी। सर पूरी तरीके से जमानत मिली नहीं है अभी भी, एनआईए के अधीन है ये पूरा मामला। नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा स्टूडियो से बाहर निकलना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको। सर आप मत बताइए कि मुझे कहाँ रह करके मेरी पत्रकारिता करनी चाहिए। मैं जमीनी स्तर पर भी उतर करके अपनी पत्रकारिता कर चुकी हूँ। आप मेरे पत्रकारिता पर सवाल मत उठाइए। नहीं, आप ही बोलिए, अब हम बोलेंगे ही नहीं। मैं आपसे सर सवाल तो यही पूछा ना, आप एनकाउंटर कह रहे कि एनकाउंटर गलत है क्या? सर तन से जुदा जैसे नारे आप सही ठहरा रहे। बीजेपी के कहने पर बीजेपी ने क्या दे दिया आपको? कुछ दिया है आपको? इससे अच्छा तो आप रेखा गुप्ता बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओगे। आप झूठे नौकरी कर रही हो। बीजेपी में जाके टाइम देती तो कुछ अच्छा बन जाती है। रेखा गुप्ता जैसे मुख्यमंत्री बन सकती हो वहां जाकर। सर ये बहुत अच्छा ऑप्शन चुना है आप लोगों ने, बहुत सही तरीका चुन रहे हैं आप लोग कि अगर आपके बातों में कोई ना फंस पाए या आपके अनुसार कोई सवाल ना पूछ पाए तो आप सीधे तौर पर उनके पत्रकारिता पर सवाल पूछ दीजिए। आप उनसे सीधे तौर पर यह कह दीजिए कि बीजेपी आपकी जेबें भर रही है क्या? सर मेरे घर पर आकर के आप चाहिए तो आप चेक करवा लीजिए कौन मेरी जेब भर रहा है। आप इन सवालों को घुमाइए मत, आप इन सवालों को घुमाइए मत, और मेरी पत्रकारिता पर सवाल उठाने वाले आप कोई नहीं होते। आपसे जितना पूछा जा रहा है आप उन सवालों के जवाब दीजिए। हम बिल्कुल राय दे सकते हैं, आप मेरी छोटी बहन हो, आपको हम तरक्की करते देखना चाहते हैं। आप मुख्यमंत्री बन सकती हो अगर भाजपा में इतना टाइम दोगी तो। यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ स्टूडियो में आपको झूठे बुलवाएंगे भी, बिल्कुल सर। जिस दिन वाकई जिस दिन अगर टिकट किसी पार्टी ने दे दिया तो फिर मैं विचार करूंगी। अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर, कोई ऑफर नहीं है मेरे पास। नहीं, मेरे पास कोई ऑफर नहीं है सर। आप नहीं बताइए कि मुझे मेरा प्रोफेशन कैसे करना चाहिए और या किस प्रोफेशन में जाना चाहिए। सवाल पूछ रही हूँ सर, सिर्फ सवालों के जवाब दे दीजिए। अरे भाई चुप रहोगे आप तब ना हम बोलेंगे, आप बोलना ही नहीं दे रही हो हमको। सबसे ज्यादा बोलने का मौका दिया गया है तब ना चुप बोलेंगे हम। एनआईए केंद्र सरकार की जांच एजेंसी है,
कन्हैया का मामला एनआईए जांच कर रही है और एनआईए कोर्ट को सबूत नहीं दे पाई, जिसके चलते उसकी जमानत हो गई। और जमानत के बाद ना एनआईए ना राज्य सरकार तो खैर छोड़ दीजिए, एनआईए जांच कर रही है, तो राज्य सरकार भी जा सकती है और एनआईए भी जा सकते हैं। उस कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करना चाहिए था, नहीं किया इन लोगों ने, क्योंकि इनके पास कोई सबूत है ही नहीं। ये तो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स चल रहा था। चुनाव था राजस्थान में, बेचारा कन्हैया और रैगर 2 को हलाल कर दिया उन लोगों ने, और वहां जो है कोई सबूत पेश नहीं कर पा रहे। रैगर का तो बाकायदा वीडियो बना के डाला था शंभू रैगर, याद होगा, जयपुर के अंदर एक 80 साल के बुजुर्ग को काट के वीडियो बनाया, वो अभी जेल में है, सजा काट रहा है। तो ये सब चीजें जो है देश में करता एक है, लेकिन इसका असर पूरे देश की जनता पे पड़ता है। चलिए ठीक है, समझ रहे आप? कंचन जी, बार ये सब बात नहीं करनी चाहिए। जी कंचन जी भी आपको कुछ कहना चाह रही हैं, काफी देर से वो अपनी बारी का इंतजार करिए। कंचन जी, मैं इससे पूछना चाहती हूँ, जब सर तन से जुदा का नारा लगता है तब ये इनका संविधान कहा जाता है, जब मस्जिद में नमाज पढ़कर पत्थरबाजी होती है तब ये इनकी कहा जाती है, क्या बोलते हैं, संविधान कहा जाता है, कानून कहा जाता है। और ये जब गौ मांस काट के मंदिरों में फेंकते हैं तब इनकी आवाज कहा जाती है, तब इनका कानून कहा जाता है। जब ये जिहाद करते हैं तब इनका कानून है, जब ये थूक जिहाद करते इनके लोग करते हैं तब इनका कानून और संविधान कहा जाता है। तो कई तरह के इनके हाथ है, एक जिहाद थोड़ी ना है, लव जिहाद से लेके हर जिहाद तक पहुंच चुके हैं। और बात करते हैं संविधान का, एक नहीं होगा, पहले आप अपने गिरहवान में झांक के देखिए कि आप कितने दूध के धुले हुए हैं। आप फटाक से स्टूडियो में आप हमला करते हैं कि आप बाहर निकले नहीं हैं, तो आप अपने अंदर से तो बाहर निकलिए। आप अपने अंदर की जो जिहादी सोच जो भरे हुए हैं अंदर, उससे बाहर निकल के देखिए ना, तब एक सच्चे हिंदुस्तानी निखर के आइएगा। आप आदि रूप से बस अपना ले लेंगे, उसको क्या कहते हैं भाई, बुद्धिस्ट पहले आए, और ये जो ये लोग दलित को प्रताड़ित करते हैं, ये बैठते हैं, ये नहीं कहते हैं कि हमारे अंदर खोट है। और ये देखिए नुपुर शर्मा ने जब उसने बताया, उसके हमारे धर्म के ऊपर ये उंगली उठाएंगे, ऐसा है, शिवलिंग में ऐसा होता है। जब कुरान के ऊपर सही बात कही है तो इन लोगों को मिर्ची लग जाती है। जब इनकी झांक के देखिएगा तो कांटे ही कांटे भरे हुए हैं। ऊपर इनके चेहरे पे जैसे गुलाब का फूल होता है और नीचे कांटों से भरा होता है, ये उनमें से है। गुलाब का फूल तो भी खुशबू फैलाता है, ये तो उनमें से है कि लोगों को सिर्फ जिहादी सोच वाले पूरे हिंदुस्तान को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। और जब इनसे डिबेट किया जाए तो ये बीजेपी पे प्रति आरोप लगाएंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे भाई हमारे लोग भी ऐसे हैं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, इबादत करने जाते हैं। कौन से घर में ऐसा लिखा हुआ है पत्थरबाजी, राम निकलता है उस पे पत्थरबाजी करो, तभी संविधान कहा जाता है। ठीक है कंचन जी, लौट रही मैं आपके पास। और जिस तरीके से फाजिल जी ने कहा कि कन्हैया लाल मर्डर केस को लेकर भी जमानत मिल गई थी, हालांकि 2 लोगों को जमानत जरूर मिली थी, लेकिन जिनके वीडियो सामने आए थे उनको अभी भी कोर्ट की ओर से जमानत नहीं दी गई है। यह एक फैक्ट चेक है और आप भी इसे फैक्ट चेक पूरी तरीके से कर सकते हैं, जिसमें रियाज और गौस मोहम्मद का नाम सामने आया था। इन्हें अभी भी जमानत मिली नहीं है। बहरहाल इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप दोनों बने रहिएगा। महायुद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है। हम आपको बताएंगे कौन से देश किन देशों के साथ खड़े हुए हैं, हथियारों का जगीरा किसके पास क्या है, कौन हल्का कौन भारी, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। देखिए मेरे साथ 5 बड़ी खबरें शाम 7 बजे न्यूज़ इंडिया पर। जितनी पुरानी संस्कृति उतना पुराना योग। विश्व के कोने कोने तक भारत ने पहुंचाया ये वरदान। योग को पीएम मोदी ने दिलाई अंतरराष्ट्रीय पहचान। मोदी का योग देखिए रात 9 बजे सिर्फ न्यूज इंडिया पर।
हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। सर फर्नीचर किस बोर्ड का बनवाएं? बॉयलो बोर्ड का, उबलते पानी से गलता भी नहीं है। आग लग जाए तो जलता नहीं है, दीमक बोरर से इसका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। राइट। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड, सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सत्ता के गलियारों में मचेगा बवाल जब पूछेंगे जनता से जुड़ा सवाल। बहस होगी मुद्दों पर धारदार, सवाल पूछेंगे सबसे असरदार। हर मुद्दा होगा आपके सामने बेनकाब, सिस्टम से करेंगे सीधा हिसाब। देखिए खबर हमारी, फैसला आपका, शाम 5 बजे सिर्फ न्यूज इंडिया पर। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। हर खबर की तह तक जा तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आज की चर्चा में हम यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बीफ वर्सेस पोर्क, आखिर इसको लेकर के ये सियासत कब तक जारी रहेगी और वाकई क्या किसी धर्म को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है या फिर सिर्फ कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपनी सियासी रोटियां सेकने का प्रयास कर रही हैं। और हमसे बातचीत करने के लिए लगातार हमारे साथ कंचन गिरी जी हिंदू धर्मगुरु बनी हुई हैं और फाजिल अहमद जी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर बने हुए हैं। एक बार फिर से मेहमानों का रुख कर लेते हैं। कंचन गिरी जी से अभी मैं सवाल के जवाब ले रही थी, फाजिल जी एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। सर अभी भी आपके पास कुछ कहने को है, आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि कंचन गिरी जी की ओर से भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए गए आप पर। देखिए कंचन गिरी जो बाबा हैं, हम तो बाबा है नहीं, हम तो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के एक विधायक कोई गुजर हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायक हैं। अभी 1 महीना पहले उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के हिंदू बूचड़खाने में 5000 गायें रोज कटती हैं। ये हम नहीं कर रहे, बीजेपी के विधायक ने कहा ये बात कि 5000 गायें रोज कटती हैं। दूसरी बात हो गई, इन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमान पत्थर मारते हैं। इस देश के अंदर एक शोभा यात्रा निकलती है बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर, और उस शोभा यात्रा की खासियत क्या है कि वहां संविधान की कॉपी बांटी जाती है। उस शोभा यात्रा पे भी पत्थर कौन मारता है? कौन मारता है उसको? बाबा साहब की मूर्ति ये लोग तोड़ देते हैं। दलितों को घोड़ी पर चढ़ के शादी नहीं करने देते, घोड़ी पर चढ़ नहीं सकता दलित, उसकी हत्या हो जाती है। कौन से दुनिया में हमारे अखाड़े में देखिए महामंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर है हमारे अखाड़े में, तो आके देखिए। और ममता कुलकर्णी की बात कर रही है आप? ठीक है, ममता कुलकर्णी की बात कर रही है क्या? नहीं, ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनाया था ना आप लोगों ने ममता कुलकर्णी को। एक ड्रगिस्ट जो है, ड्रग के मामले में जो जेल गई थी ममता कुलकर्णी, उसको महामंडलेश्वर बनाया था ना आप लोग कुंभ मेला में। उन्हीं की बात कर रहे हैं, अरे उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, ममता कुलकर्णी की बात कर रही है आप? किसने बनाया ये बताइए? ममता कुलकर्णी की बात कर रहे हैं ना आप? ममता कुलकर्णी को बहुत गर्व है आपको, वो ड्रग का बिजनेस करती है, उसको उसके ऊपर बहुत गर्व है आपको, ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बना करके। उसको निष्कासित भी किया गया,
बना दिए थे ना, कोई बड़े संत ने तो नहीं बनाया। अरे बना कौन दिया था? ममता कंचन जी और फाजिल जी, मुद्दा ये नहीं है। मीडिया में नहीं आया होता तो उसको बनाए रहने देते। कंचन और फाजिल जी, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुद्दा ये नहीं है, मुद्दे पर वापस लौट जाइए। उसके बाद सुरभि जी मध्य प्रदेश में सुनिए, हमने पूछा कि हमारे यहाँ उसका क्या दीजिए, हमारे यहाँ पुजारी भी दलित है, ये बताइए। अरे दलित का तो हाल ऐसा बना दिया है देश में, आप लोग यहाँ 50% हिंदू है। कंचन जी सुनिए, दलित अब तो जाति जनगणना हो रही है। जिहादी सोच वाले कहीं ना कहीं मानसिकता से पीड़ित है, तो वो क्या करेंगे? पीड़ित आदमी क्या करता है? दूसरे को उकसाने का काम करता है। वो लोग भी अभी समझदार हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए, हमारी राष्ट्रपति भी है। आप क्या बात करते हो? अब वो जमाना गया, और उस जमाने में भी ऐसा नहीं था। भगवान श्री राम अगर शबरी का जूठा पैर खाए हैं, तो आप ये सोचिए कि क्या संदेश दे रहा। कंचन जी ठीक है, आज के मुद्दे पर बात कर लेते। कंचन जी, आज के मुद्दे पर बात कर लेते। मुद्दा यही है कि क्या गोमांस फेंकना या उसके बदले में पॉप फेंकना क्या सही है? पढ़ के आई है, कौन सी रामायण में लिखा है सबरी का बेर खाना? रामानंद सागर के रामायण में दिखाया ही तो। रामानंद सागर ने अपने कंचन जी और प्लीज फाजिल जी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप दोनों मुद्दे से भटक रहे हैं, आप दोनों ही मुद्दे से भटक रहे हैं। असम को लेकर के चर्चा हो रही है, हिमंता बिस्वा शर्मा का जो स्टेटमेंट है, क्या वो सही है या गलत है? कोई जानकारी है नहीं है इनको किसी चीज की। ठीक है फाजिल जी, आप अपनी बात कंचन जी बात सुन लीजिए। आदिवासी के मुंह को पेशाब कर दिए मध्य प्रदेश में, आदिवासी के मुंह में पेशाब कर दिए लोग। हम लोग जो मध्य में बैठे हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है। तुम्हें ही जानकारी है। तुम लोग के ऊपर तो चाहिए बार दलित। हमको हमको आपके धर्म की जानकारी हम रामायण पढ़े हैं। फाजिल जी, मैं आपसे भी ये कहूंगी कि कृपया करके इस तरीके की कोई टिप्पणियां ना कीजिए कि किसके प्रोफेशन में क्या जानना उचित है क्या नहीं है, वो कितना जानते कितना नहीं है, इसलिए करते हैं। आप कोई बात नहीं, आप ज्ञानी हैं, जहर घोल रहे हैं, आप ज्ञानी हैं, तो आप अपने ज्ञान का परिचय दीजिए ना। पैदा कर रहे हैं, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मुसलमानों का अपमान करते हैं। ये अपने को ऊंचा दिखाने के लिए मुसलमानों का अपमान करते हैं। कौन धर्म सिखाता है दूसरे का अपमान करना? कौन धर्म सिखाता है? हिंदू धर्म सिखाता है, सनातन धर्म का। आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का अपमान करने के लिए जानबूझ करके राजनीति की जा रही है। फाजिल जी, कुछ डेटा है इस वक्त जो मैं साथ लेकर के बैठी हुई हूँ, ये एक बार डेटा मैं साझा करना चाहूंगी। कौन कौन से वो मंदिर किन किन सालों में कई जगहों पर अब तक ऐसा हुआ है, गौमांस फेंके गए हैं। हम अभी असम की बात करें तो 2025 का ये महीना चल रहा है, साल चल रहा है, माफ कीजिएगा। और उसके बाद अभी 13 जून का ये मामला था। हाल फिलहाल में सिर्फ धुबरी ही नहीं, लेकिन धुबरी के पास लखीमपुर नाम की भी एक जगह है, वहां भी हनुमान मंदिर के पास और एक काली मंदिर, ये दो ऐसे जगह, धुबरी में हनुमान मंदिर है और लखीमपुर में काली मंदिर, उन दोनों ही मंदिरों के बाहर में ये गौमांस फेंके गए हैं। सर, सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि असम की बात है, ये असम के साथ साथ इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी 2025 का मामला मैं आपको बता रही हूं, मार्च के महीने में ऐसा हुआ है, 2023 में भी हुआ है, 2022 में भी हुआ है। मैं आपको पर्सनली, आप चाहेंगे तो मैं डेटा भी भेज दूंगी। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है। सर, नुपुर शर्मा विवाद 2022 का था, अलीगढ़ और कर्नाटक का जो 2025 का मामला जब सामने आया था अलीगढ़ से। इस देश में दलित और आदिवासी बहुत है, निशाना बनाने के लिए दलित के आदिवासी के मुंह में पेशाब कर देते हैं ये लोग। सर, तो उस मामले में सर कार्रवाई भी हुई है आपने? अगर सर नहीं सर, ये मत कहिए कि ऐसा हुआ है, ये भी बताइए। अगर आप सवाल उठा रहे तो सर सवाल के साथ ये भी बताइए कि उस पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई है। इन्होंने कहा कि हमारी राष्ट्रपति जो है आदिवासी है, कहा ना अभी बिल्कुल कहा जी, बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा है ना। आप सुन लीजिए, अब थोड़ा मुझे समझ दीजिए। देश के हर पेट्रोल पंप पर मोदी जी का फोटो लगता है, लेकिन हमारे राष्ट्रपति का कहीं फोटो दिखता है आपको? कहीं देश में सम्मान उनको दिया जाता है? किसी भी एक बैनर पर, भाजपा के सरकार के एक भी बैनर पर कहीं हमारे राष्ट्रपति महोदया का एक भी फोटो दिखा दीजिए आप। जिहादी सोच हो गई, जिहादी सोच हो गई। सर, ये पार्टी का कॉल है, पार्टी का कॉल है, जो उद्घाटन करने पहुंचता है उनका ही लगता है। सर, नेपाल में दलित की बलि चढ़ा दिया इन लोगों ने, नेपाल में इन लोगों ने दलित की बलि चढ़ा दिया। यही सोच है इनकी, नेपाल में दलितों की बलि चढ़ा दी।
सर भारत तक रही, अभी हम बाद में नेपाल और बाकी के देशों की चर्चा कर लेंगे। जताना चाहते हैं, बताओ ना क्या जताना चाहते हो तुम दलित का नाम लेके? एक वो सहानुभूति चाहिए, दलितों के नेता हो। हम लोग दलित को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम लोग खड़गे साहब को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हम लोग दलित को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री दलित को आप बनाएंगे, दलित को प्रधानमंत्री। नहीं, आप कंचन जी बोलिए, आप दलित को प्रधानमंत्री बनाएंगे? नहीं, आप बोलिए दलित को प्रधानमंत्री बनना चाहिए नहीं इस देश का? वो अब तारीख पे राहुल गांधी मुसलमान को बिठा के, तो क्यों नहीं खड़गे को प्रधानमंत्री बनाओगे? क्यों नहीं राहुल गांधी को सपोर्ट करोगे? वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग 40 डिग्री टेम्परेचर। देखिए, आप डिबेट को अलग दिशा में लेकर के जा रहे हैं। मुद्दा असम के मुख्यमंत्री के दिए गए स्टेटमेंट को लेकर है। कंचन जी, कृपया मुद्दे से ना भटकिए। असम में जो विवादित बयान इसे बताया जा रहा है हिमंता बिस्वा शर्मा का, इससे कितना आप लोग भी सहमत है, नहीं है, उस पर अपनी अपनी विचारधारा प्रकट कीजिए। सिर्फ आपकी विचारधाराओं को हम समझना चाह रहे हैं कि आपके अनुसार क्या सही, क्या गलत, क्या वाकई कोई ऐसी पार्टी है जो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है? मुद्दा यही है। फाजिल जी, बात पूरी कीजिए। नहीं को बुलवाइए, हम नहीं बोलेंगे। देखिए, कंचना जी को बुलवाइए आप, हम नहीं बोलेंगे। देखिए, ऐसा है, अब ये बोलने, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तो आप दोनों लोग बोल रहे हैं। ये बोलने लायक भी नहीं रहे हैं। जो राष्ट्र कंचन जी, जब दोनों लोग काम करता है, एंकर भी नहीं हमको बोलने दे रही, और ये तो खैर क्यों बोलना है, एंकर नहीं बोलने दे रही, इसलिए हम बोलेंगे। इसके लिए आप आरोप क्या मुझ पे लगाने के लिए बैठे हुए? मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। फाजिल जी, आप भी सुन रहे, कई बार कंचन जी को रोक चुकी हूँ। बीच में चुप होकर सुन रहा। फाजिल जी, आपने भी तो सुना कि कई बार मैं कंचन जी को रोक रही हूँ। ठीक है कंचन जी, 2 मिनट का समय फाजिल जी को दे दीजिए, वो अपनी इच्छाएं जाहिर कर ले। 2 मिनट का समय दे दीजिए, फिर मैं आपको पूरा समय दूंगी। कंचन जी, 2 मिनट सुन लीजिए फाजिल जी को अभी, और वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। फाजिल जी, आप बोलिए, अब आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा। देखिए, इनको तकलीफ मुसलमानों से क्या है? इनको मुसलमानों से ये तकलीफ है कि जिससे हमने हजारों साल से गोबर फेंकवाया, जिससे पैर साफ करवाया, जिससे महिला साफ करवाया, आज वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, आज वो राष्ट्रपति बन जाएगा। फिर ये बोल रही कंचन जी, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। कंचन जी, समय दूंगी मैं आपको। कंचन जी, आपको समय मिलेगा, पूरा समय मिलेगा, पहले उनका जवाब सुन लीजिए, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। कंचन जी, आ रही हूँ मैं आपके पास, पाँव धुलवाया, गोबर धुलवाया। कंचन जी, 2 मिनट का समय फाजिल जी को दे दीजिए, मैं आपके पास लौट रही हूँ। जूस पिलाता उस पर बात नहीं करोगे, उस पर बात नहीं करोगे। बात करते हो कि गोबर में उठवाया, पाँव धुलवाया। अरे कौन सी दुनिया में जी रहे हो? आज भी हमारे यहाँ रसोईया भी आता है तो हम जाति नहीं पूछते कौन सी जात का है। कंचन जी, मुझसे नहीं पूछते तुम कौन सी जात के हो। आपने आरोप लगा दिए, अब आप अपने आरोप लगाए, जो सवाल आपने उनसे पूछे, तो फाजिल जी को जवाब तो दे लेने दीजिए। 2 मिनट का समय फाजिल जी को दे देने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास लौट बोले जा रही तो हम क्या बोले बताइए? ठीक है फाजिल जी, चुप करा दिया मैंने। नहीं तो उनसे होगा, बार दलितों की बात लाते हो, कौन दलित की बात कर रहा है? चलिए मैं बताऊं, कितने मंदिर में सेवादार है, कितने अखाड़े में सेवादार है। हाँ, सेवादार रहेंगे ना, वो मालिक नहीं बन पाएंगे, सेवादार ही रहेंगे, मालिक नहीं बन पाएंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप लोग गुलामी करवा रहे हो उनसे, तो सेवादार ही रहेंगे, मालिक नहीं बन पाएंगे। धर्म के आधार पर इनको कौन धर्म के आधार पर पैसा खा रही है बैठ करके? कंचन जी, ऐसे मुद्दों को लेकर के बातचीत नहीं हो पाएगी अगर आप बार बीच में इस तरीके से उन्हें उनकी बात पूरी होने ही नहीं देंगी, तो फिर दूसरे सवाल और पूछे कैसे जाएंगे? एक बार फाजिल जी को सुन तो लीजिए। मैं लौट रही हूँ, मैं आपको पूरा समय दूंगी, आप अपनी बात रखिएगा। कंचन जी, आप अपनी पूरी बात रखिएगा, आपको पूरा समय मिलेगा। जिहाद के ऊपर बात
कंचन जी, मैं आपसे कह रही हूं कि मैं आपको पूरा समय दूंगी, 2 मिनट का समय फाजिल जी को दे दीजिए, सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद पूरा समय आपका होगा, आप बोल लीजिएगा। फाजिल जी। सुरभि जी, देखिए, मुगलों के आने से पहले ये देश हिंदू देश था। तब दलितों के पैर में, मुंह में हाडी बांधी जाती थी और पीठ में झाड़ू बांधा जाता था, और वेद का उच्चारण सुनने पर कान में शीशा पिघला के डाला जाता था। वेद का उच्चारण बोल देने पर जबान काटी जाती थी। उसी हिंदू देश की कल्पना ये लोग करते हैं ना, वैसे ही देश बनाना चाह रहे हैं हिंदू के नाम पर। हिंदू देश के नाम पर यही वापस इस धरती पर दलितों की जबान काट लेंगे और उनका झाड़ू बदवाएंगे, थूक की हाडी घुटवाएंगे, उनको मारेंगे, उनकी हत्या कर देंगे। यही करना चाहते हैं ये लोग, इसीलिए हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। क्योंकि हम लोग उनको मुख्यमंत्री, हम लोग मुख्यमंत्री बनाए, हम लोग मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाए, हम लोग लालू जी को मुख्यमंत्री बनाए, हम लोग नहीं, आपने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, इस देश की जनता ने बनाया सर, मुख्यमंत्री बनाया। आपने नहीं बनाया, इस देश की जनता ने चुना। हर सरकार को अब तक इस देश की जनता चुनती आई है। नहीं, मुसलमान बनाते हैं ना, वोट देते हैं ना मुसलमान, तो क्यों नहीं कर सकते? एकमात्र सिर्फ मुसलमानों की वोट से तो नहीं जीतती कोई भी पार्टी सर, हर तबके के लोगों की वोट बैंक की जरूरत होती है। अगर मुसलमान वोट नहीं देता है तो देख लीजिए क्या हाल हो जाता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इसके बाद से डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी? आप ये कहना चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी समाप्त हो जाएगी? सर, कई ऐसे मुसलमान है, सर कई ऐसे मुसलमान है जिनके वोट बैंक भी बटे हुए। कुछ लोग समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, कुछ बीजेपी को वोट देते हैं, कुछ कांग्रेस को वोट देते हैं। सर, ये ना कहिए हिंदू बन गई, आपको बुरा लग जा रहा है। सर, मैं हिंदू हूँ तो सर जाहिर सी बात है सर, एक डिबेट के लिए मैं अपना धर्म थोड़ी बदल दूंगी। अरे तो आप तो कम से कम मत बोलो, आप क्यों बोल रहे थे बीच में? सर, मैंने आपको फैक्चुअली करेक्ट किया 2 मामलों में, कन्हैयालाल मदन को फैक्चुअली करेक्ट किया, और इस मामले में भी कि सिर्फ मुसलमानों के वोट बैंक से सिर्फ देश की सरकारें नहीं चुनी जाती है, सबकी हिस्सेदारी भागीदारी होती है। सर, जबान काटने का पढ़ा आपने कभी? मनुस्मृति क्या बोलती है? मनुस्मृति में मनुस्मृति को लेकर आज भी विवाद है, ये हमारा संविधान नहीं है सर। हमारा संविधान जो कहता है, हमारा देश संविधान के अनुसार चलता है। आप संविधान की बात कीजिए। आप ये बताइए मुझे कि असम में जो हो रहा है उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं सर, उस स्टेटमेंट को आप गलत ठहरा रहे हैं, तो क्या जो नारा दिया गया था सर, तन से जुदा, उस नारे का समर्थन भी आप करते हैं? अगर ये गलत है तो वो सही कैसे हो सकता है? क्या बात करेंगे? सुरभि जी, लोग तो भाई तलवार के डर के मारे सलवार टोपी पहन के बैठे हो, आप अपना डीएनए कराओ तो सनातनी ही निकलोगे। और आज बात में महिला को भी नीच कहा गया है। महिला 1950 से पहले कोई साधु महिला थी सर? 1950 से पहले महिला साधु थी? बहुत सारी किताबों की जानकारी मैं भी दे सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसी बातें कुछ कहना नहीं चाहती। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सर मनुस्मृति को लागू थोड़ी कर दिया गया संविधान के तहत। सर, संविधान ही मान्य है ना भारत में, तो सर संविधान के अनुसार ही हम बातचीत कर रहे हैं। मनुस्मृति को लेकर आज भी विवाद है, कई लोग इसके खिलाफ है, आप ही बोलो, बोलो, आप ही बोलो, आप बोलिए, हम सीखेंगे आज आपसे। हम नहीं बोलेंगे अब, क्योंकि आप बोलने नहीं दे रही। नहीं, आप ही बोलो, हम चुप हो जाए, हम बिल्कुल सुनेंगे आपको, आज आपसे सीखेंगे हम। हम नहीं बोलेंगे। आपकी क्लास में आप मेरी टीचर, सुनिए, आप मेरी टीचर, मैं आपका स्टूडेंट। भारत में क्यों बैठे? भारत में संविधान कोई नहीं, हम बोलेंगे नहीं, भारत भूमि में नहीं बैठना था। अगर आप बीच में आप भी बोलोगे तो हम नहीं बोलेंगे, फिर उन्हीं को आप टीचर हो, आप बोलो, हम सीखेंगे आपको। तो सुनना पड़ेगा। तो सर फैक्चुअली तो करेक्ट करना पड़ेगा ना, बातें करोगे तो सुनना पड़ेगा। फैक्चुअली तो करेक्ट करना पड़ेगा ना सर। नहीं, आप मेरे बात करेक्ट कर लीजिए, जब मैं बोल चुका उसके बाद आप बोलिए, थोड़ा टाइम दीजिए। ये तरीका थोड़ी होती डिबेट का, ऐसे थोड़ी होता है कि हमारे एक शब्द हम बोले, एक शब्द आप, ऐसे नहीं अच्छा लगता ना डिबेट का। आप नेशनल चैनल की डिबेट कर रहे हो, कोई ऐसा यूट्यूब की चैनल नहीं हो आप। आपको मेरे बोलने का इंतजार करना चाहिए ना, पूरा वर्ड जब तक नहीं, पूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। ठीक है, आप मेरा शब्द जब तक पूरा ना हो जाए तब तक आपको पता कैसे कि मैं बोल कर रहा हूँ तो बीच में ही बोलने लग रही हो। ठीक है, रखना चाहिए ना, एक का मतलब थोड़ा धैर्यवान होता है, इसीलिए पहले रिपोर्टिंग कराई जाती है 10 साल, धैर्य सिखाया जाता है। इसलिए मैंने कहा कि आपको थोड़ा सीखना, स्टूडियो से बाहर आके सीखना चाहिए। सर, मैं 10 साल जो है ना, तो जब राजनीति में आए थे, सुनिए, राजनीति में जब हम लोग आए थे तो 20 साल के बाद एक पत्रकार लोकसभा का कवर करने जाता था। 20 साल की तजर्बे के बाद वो लोकसभा पहुंचता था कवर करने के लिए।
आज आपको तुरंत बैठा दिया जाता है एंकरिंग करने के लिए। सर, आप मेरी पत्रकारिता पर सवाल उठाने वाले कोई नहीं होते। मैं बार बार आपसे ये कह रही हूँ, आपने अगर मेरी ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं देखी है तो फिर आप सवाल नहीं करेंगे। आपके ही करियर पर असर पड़ेगा, हमको क्या है? आप मत समझो मेरी बात, हम तो आपको समझा रहे हैं, आपके ही करियर पर असर पड़ेगा इसका। आप मेरी करियर की चिंता मत कीजिए, वो मैं देख लूंगी। आप मुझे बोलने नहीं, मैं देख लूंगी सर। सवाल मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा था, तो आप मुझे ये ज्ञान देने लगे कि कैसे डिबेट होती है। आप चुप रहिए, हम बोल रहे हैं। आपको मौका दिया तो सर बोलिए ना। थोड़ा मुंह तो मैंने ये कहा कि मुगलों से पहले इस देश में हिंदू ही देश तो था। जब दलितों को पीठ में झाड़ू बांधा जाता था, मुंह में हाडी बांधी जाती थी, जब वेद का उच्चारण सुनने पर उनकी जबान काट ली जाती थी, जब वे और महिला को भी ये लोग नीच बोले हैं, महिला को भी नीच बोले हैं अपने धर्मशास्त्र में। ये भी 50 से पहले 1950 से पहले कोई सी एक साध्वी का नाम बता दी जो प्रवचन करती हो। महिला को नहीं अधिकार है वेद पढ़ने का, महिला को नहीं अधिकार है वेद पढ़ने की। इनको कंचन जी को पता होगा। ये जो दुनिया की अगर सारे लोगों का आप नीचा छूट कहोगे, फिर आप मानवता की बात कर कहां रहे? तलवार चलाने की वो था, तुम्हें क्या पता हमारे बारे में? तुम ही लोगों की तरह महिलाओं को बुर्के में रखते हैं। नहीं, ठीक है, हम लोग बुर्के में रखते हैं। अगर महिला बुर्का पहने की अपने मर्जी से पहनती है ना, हमारा इस्लाम कहता है कि बुर्का पहनो, बुर्का पहनती है, उसमें क्या दिक्कत है? की क्या बात होगी? महिलाओं का हलाला कौन कराता है, अब बताइए। अच्छा, व्यास जी का जन्म कैसे हुआ? कंचन जी, भाई ससुर बहुत अच्छा बात आप बोले, हलाला वाला। वो ससुर के ठीक है, बहुत सही बात चले जाएगी, सोचिए ना। अच्छा सुनिए, हमारे यहाँ तो अच्छी व्यास जी का जन्म कैसे हुआ था? परंपरा है कि महिला। ठीक है, कंचन जी, भाव के चलते आप दोनों को रोकना पड़ा है। कंचन गिरी जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ी, फाजिल अहमद जी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़े। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और अपने अपनी बात रखने के लिए। लेकिन देखिए, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में संबोधित कर रहे हैं, उनका संबोधन सुनवाते हैं आपको। मैं देख रहा हूं, मेरा जन्म गुजरात में हुआ और हमारे यहां सूरत में एक प्रकार से मैं कहूंगा कि आप 2 कदम चले और कोई न कोई उड़िया आदमी मिलेगा आपको। इतने उड़ीसा के लोग सूरत में रहते हैं। अब इस योजना का लाभ सूरत में रहने वाले मेरे उड़ीसा के भाई बहनों को भी मिलेगा। अभी तक उड़ीसा के जिन 2 लाख लोगों का इलाज इस योजना के तहत हुआ है, उसमें अनेकों लोगों ने देश के 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में मुफ्त इलाज पाया है। 1 साल पहले तक इतने सारे साथियों को मुफ्त इलाज की ऐसी सुविधा संभव ही नहीं थी। इस डबल इंजन के साथ सोने पर सुहागा वाली बात भी हुई है। यहां ओडिशा में 70 साल से ऊपर के 23 लाख से ज्यादा बुजुर्ग हैं। उन्हें प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलना पक्का हुआ। यानी सामान्य परिवारों की बहुत बड़ी चिंता कम करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसी तरह पहले उड़ीसा के किसानों को किसान सम्मान निधि का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। जब उड़ीसा के किसानों को केंद्र और राज्य दोनों की योजनाओं का डबल लाभ मिलना शुरू हो गया है, हमने किसानों को धान का अधिक मूल्य देने की जो गारंटी दी थी, उसका भी लाखों धान किसानों को लाभ मिला है। साथियों, केंद्र की ऐसी कई योजनाएं हैं
जिनका पूरा लाभ पहले उड़ीसा को नहीं मिल पाता था, आज केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की योजनाओं का बेनिफिट लोगों को मिल रहा है। यही नहीं, चुनाव के दौरान जो भी गारंटियां माताओं, बहनों, किसानों और नौजवानों को हमने दी थी, उनको तेज गति से जमीन पर उतारा गया है। साथियों, हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि वंचितों के सशक्तिकरण की रही है। उड़ीसा में तो बहुत बड़ी संख्या में हमारा जनजातीय समाज रहता है, लेकिन दुर्भाग्य से अतीत में आदिवासी समाज को निरंतर उपेक्षा मिली। उनके हिस्से में पिछड़ापन रहा, गरीबी रही, अभाव रहा। लंबे समय तक जिस पार्टी ने देश पर शासन किया, उसने आदिवासियों को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। इन लोगों ने आदिवासी समाज को न विकास दिया, न भागीदारी दी। इन लोगों ने देश के बड़े हिस्से को नक्सलवाद, हिंसा, अत्याचार की आग में धकेल दिया। साथियों, हालात ये थे कि 2014 से पहले तक देश में 125 से अधिक आदिवासी बाहुल्य जिले नक्सली हिंसा की चपेट में थे। आदिवासी क्षेत्रों को रेड कॉरिडोर के नाम पर बदनामी दी गई थी। इनमें से अधिकतर जिलों को पिछड़ा घोषित करके पल्ला जान लिया गया था। भाइयों बहनों, बीते वर्षों में हमने आदिवासी समाज को हिंसा के माहौल से बाहर निकालकर विकास के नए पथ पर ले जाने का काम किया है। भाजपा सरकार ने एक तरफ हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उड़ीसा से सुन रहे थे आप, और साथ ही साथ उन्होंने उड़ीसा को लेकर भी ये बात कही है कि किस तरीके से लगातार विकास के साथ में जोड़ने का काम उड़ीसा को भी किया जा रहा है। यहाँ भी विकास की रफ्तार किस तरह से बढ़ाई जा रही है, और साथ ही साथ उन्होंने असम का भी जिक्र किया, बिहार का भी जिक्र किया कि जहां पहले तक विकास नहीं देखने को मिलता था, लेकिन अब उसमें भी किस हद तक बदलाव किए गए हैं, और कैसे भारत का जो एक सपना है, एक लक्ष्य है विकसित भारत बनने का, उसके लिए लगातार हम हर राज्य में काम कर रहे हैं। विकास के साथ हर राज्य को जोड़ने का प्रयास है, और ताकि पूरे भारत को विकसित भारत बनाया जा सके।